स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में, जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल। दोस्तों, क्लास 12th के सिलेबस में हम लोग चौथा चैप्टर डिस्कस कर रहे थे पिछली क्लास में, और चौथे चैप्टर का नाम था रासायनिक बल गतिकी। उसमें मैंने आपकी 2 क्लासेस ली हैं। उसमें हमने आपको पहली क्लास में समझाया था कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अभिक्रिया की दर क्या होती है। अभिक्रिया की दर को समझने के बाद हमने दूसरी क्लास में ये डिस्कस किया कि अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, और उसके बाद हमने अभिक्रिया का दर समीकरण किसे कहते हैं, और अभिक्रिया का वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया दर किसे कहते हैं, ये समझा था। और हमने ये समझाया था कि वेग स्थिरांक बहुत इंपॉर्टेंट है। वेग स्थिरांक का मान जो है वो अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता, और सिर्फ किस पर निर्भर करता है? ताप पर निर्भर करता है। ये हमने आपको दिखाया था कि जैसे कोई समीकरण है 2A, ये प्रोडक्ट में परिवर्तित हो रहा है, तो अभिक्रिया का जो दर है, अभिक्रिया की दर वेग स्थिरांक के है ना, और कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर। ये ऐसा मैंने समझाया था कि ज्यादातर केस में जो बैलेंसिंग कोएफिशिएंट होता है वही कंसंट्रेशन टर्म पे पावर लग जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। ये मैंने समझाया था कि ये जो समीकरण आपने बनाया इसे दर समीकरण कहते हैं, दर समीकरण कहते हैं। और मैंने बताया था कि ये जो दर समीकरण बनाया जाता है ये पूरी तरह से प्रयोगात्मक मानों पर निर्भर करता है, प्रयोगात्मक मानों के आधार पर बनाया जाता है। कुछ क्वेश्चन भी किया था, उससे हमको समझ में आया था। और इसमें जो के इस्तेमाल किया गया है इसे कहते हैं वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक, ठीक। और ये जो पावर लगी है कंसंट्रेशन टर्म पे, इसे कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। तो हमने कोटि के बारे में समझा था। मैंने आपको बताया था कि अभिक्रिया के दर समीकरण में जो सांद्रता टर्म होता है, जो सांद्रता कंसंट्रेशन टर्म होता है, उस पे जो घात लगी होती है उस घात को हम लोग कोटि कहते हैं। और अगर एक से ज्यादा अभिकारक हैं तो दोनों अभिकारकों की सांद्रताओं पे जो घातें हैं उन घातों को जोड़ लेते हैं, तो ये अभिक्रिया की समग्र कोटि आ जाती है। कोटि को मैंने समझाया था कि अभिक्रिया की कोटि कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है, कोई भी भिन्नात्मक संख्या हो सकती है, 0 हो सकती है, और 3 से ज्यादा भी हो सकती है। मैंने बताया था पूरी तरह से ये प्रयोगात्मक मानों पर आधारित है। तो ये पूरी तरह से प्रयोगात्मक मानों के आधार पर अभिक्रिया की कोटि निर्धारित की जाती है। और अभिक्रिया की कोटि के आधार पर हमने ये समझा था कि वेग स्थिरांक का मात्रक क्या हो सकता है। हमने बहुत सारे तरीके बताए थे आपको वेग स्थिरांक के मात्रक को पहचानने के। तो हमने आपको उसमें समझाया था कि वेग स्थिरांक का मात्रक हर कोटि की अभिक्रिया के लिए अलग अलग होता है। जितने भी अभिक्रिया की कोटि है सभी कोटि की अभिक्रिया के लिए अलग अलग होता है। मैं आपको एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूं। पिछली क्लास में जो हमने समझा था, वेग स्थिरांक का मात्रक है ना 1 समय बटे 1 बटे सांद्रता की पावर n-1। इस समीकरण से सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर, और समय जिसमें भी आप लें, सेकेंड में, मिनट में, घंटे में, दिन में। तो जो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, अगर हमने सेकेंड लिया है टाइम के लिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रति सेकेंड, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए लीटर प्रति मोल प्रति सेकेंड, और तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए लीटर स्क्वायर प्रति मोल स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो ये समझा था। अब हम आज ये डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में कि अभिक्रिया की कोटि के आधार पर समीकरणों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो ये भी मैंने समझाया था कि अभिक्रिया की जो कोटि है वो पहली प्रथम कोटि की अभिक्रिया
प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि की अभिक्रिया। ये 4 प्रकार की अभिक्रियाएं हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। दोस्तों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मतलब है कि जिस अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर किसी एक अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात पर निर्भर करती है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, मतलब कि अभिक्रिया में अगर एक अभिकारक है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक अभिकारक है तो अभिक्रिया की जो दर है वो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक एक ही सांद्रता के फर्स्ट पावर पर निर्भर करे। एक ही सांद्रता मतलब किसी एक अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात। अगर 2 अभिकारक भी हैं अभिक्रिया में, तो अगर अभिक्रिया की दर किसी एक अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात पर निर्भर करती है तो वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इस तरह से जैसे उदाहरण बहुत सारे हैं। जैसे पहला, नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का तापीय अपघटन है ना, ये NO2 और हाफ O2 मैं यहां लिख दे रहा हूं। तो अभिक्रिया की जो दर है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक N2O5 की सांद्रता के प्रथम घात पर निर्भर करेगा, है ना। दूसरा देखें, NH4 NO2 का तापीय अपघटन, तो ये नाइट्रोजन बन जाता है और 2 जल के अणु बन जाते हैं। तो अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक NH4 NO2 की सांद्रता के प्रथम घात पर निर्भर करता है। बहुत सारे हैं। तीसरा देख लें, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका तापीय अपघटन करें तो जल और हाफ ऑक्सीजन बनता है। तो इसमें भी अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक H2O2 की सांद्रता पर की प्रथम घात पर निर्भर करेगा। बहुत सारी अभिक्रियाएं ऐसी हैं जिनमें 2 अभिकारक होते हैं और एक अभिकारक जल होता है। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि अगर किसी अभिक्रिया में 2 अभिकारक भाग ले रहे हैं और एक अभिकारक उसमें बहुत बड़ी मात्रा में उपस्थित है, बहुत ज्यादा मात्रा में उपस्थित है, तो जो अभिकारक ज्यादा मात्रा में उपस्थित होगा, काफी लार्ज एक्सेस में होगा, उस अभिकारक की सांद्रता पर अभिक्रिया की दर निर्भर नहीं करती है ना। जैसे देखें, C12H22O11 है, इसका जल द्वारा जल अपघटन कराया जाए अम्ल की उपस्थिति में, तो ये C6H12O6 प्लस C6H12O6 एक बनता है ग्लूकोज और एक बनता है फ्रक्टोज। ठीक, इस अभिक्रिया में जल बहुत बड़ी मात्रा में, जल जिन भी अभिक्रियाओं में जल होगा, जल बहुत बड़ी मात्रा में होता है, इसीलिए उसकी सांद्रता अभिक्रिया की दर समीकरण में प्रदर्शित नहीं की जाती। तो इसमें जो अभिक्रिया की दर होगी, अभिक्रिया की दर वेग स्थिरांक और C12H22O11 की सांद्रता पर निर्भर करेगा और जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। तो ये भी आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया हुई, है ना। और भी ले सकते हैं, CH3COOC2H5 इथाइल एसीटेट का जल अपघटन करें अम्ल की उपस्थिति में, तो यहां भी जल बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। CH3COOH एसिटिक अम्ल और एथनॉल बनेगा। तो यहां भी जो अभिक्रिया की दर है वो वेग स्थिरांक
और CH3COO C2H5 की सांद्रता पर ही निर्भर करेगा, जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। ऐसी अभिक्रियाओं को जिसमें हैं तो दो अभिकारक, लेकिन कि एक अभिकारक की सांद्रता पर अभिक्रिया की दर निर्भर नहीं करता, जो लार्ज एक्सेस में है, तो इसे कहते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के कुछ उदाहरण हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान, वेग स्थिरांक का मान कैसे कैलकुलेट करें। मान लीजिए एक अभिकारक A है, ये प्रोडक्ट में परिवर्तित हो रहा है, उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। जब समय 0 था तो इसका प्रारंभिक मात्रा A है और उत्पाद की प्रारंभिक मात्रा 0 है। मान लो t सेकेंड बाद रिएक्शन खत्म हो गया तो ये x अमाउंट इसका प्रोडक्ट में बदल गया। मतलब अब अभिकारक की सांद्रता कितनी है, A माइनस एक्स है। तो अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर dx अपॉन dt, भाई उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन x हुआ और dt समय, ये समानुपाती होगा कि एक अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात। A की सांद्रता कितनी है, A माइनस एक्स, तो A माइनस एक्स की प्रथम घात मतलब कि A माइनस एक्स। यहां से प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएं तो dx अपॉन dt इक्वल्स टू k A माइनस एक्स। अब A माइनस एक्स को इधर ले आए, dt को उधर ले जाएं, तो ये हो जाएगा dx अपॉन A माइनस एक्स इक्वल्स टू k इंटू dt। अब इसको इंटीग्रेट कर लें। इंटीग्रेट समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, चलिए समाकलन करें। तो इंटीग्रेशन लगा दिया dx अपॉन A माइनस एक्स। देखिए अगर समाकलन नहीं आता है कोई समस्या नहीं, मैं सारे फॉर्मूले बता देता हूं। और इधर k कांस्टेंट है, कांस्टेंट का समाकलन नहीं होता है। ठीक, देखिए इसको मैं अलग से करके बता दे रहा हूं। मान लिया कि a माइनस एक्स का मान t है, a माइनस एक्स का मान t है, तो दोनों तरफ इसको डिफरेंशिएट कर लें। तो d अपॉन डी एक्स ए माइनस d अपॉन डी एक्स एक्स इक्वल्स टू d अपॉन डी एक्स टी। a प्रारंभिक मात्रा है अभिकारक की, और अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा स्थिर होगी ना भाई। आप 10 मोल प्रति लीटर से अगर अभिक्रिया शुरू करेंगे तो 10 मोल प्रति लीटर ही रहेगा, बदल थोड़ी नहीं जाएगा, है ना। तो प्रारंभिक मात्रा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। और ये देखिए dx अपॉन dx 1 आ गया इक्वल्स टू dt अपॉन dx। तो dx को इधर भेज लें या dt को उधर भेज लें, एक ही बात है। तो dx की वैल्यू हो जाएगी माइनस dt। तो यहां देखिए इस समाकलन में थोड़ी कम जगह है। इंटीग्रेशन dx की जगह कितना रखेंगे, माइनस dt, माइनस बाहर आ जाएगा तो dt रखेंगे। और 1 अपॉन a माइनस एक्स है, तो a माइनस एक्स कितना माने थे आप, t, तो ये 1 अपॉन t। इसका फॉर्मूला होता है ना, 1 अपॉन टी डी टी, 1 अपॉन एक्स डी एक्स का फॉर्मूला होता है लॉग बेस ई एक्स। माइनस है तो माइनस रखेंगे, लॉग बेस ई एक्स, एक्स के यहां कितना लिया टी, तो लॉग बेस ई टी। और टी का मान कितना है, टी का मान है a माइनस एक्स, तो टी की जगह पर a माइनस एक्स रख दें। तो इसका समाकलन करने पर हमको मिला लॉग बेस ई a माइनस एक्स, और ये इसका समाकलन करेंगे t बाहर आएगा। और जब समाकलन पूरा हो जाता तो एक कांस्टेंट बढ़ा देते हैं c, ये समाकलन कांस्टेंट है।
तो समाकलन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होगी। तो देखिए, जब टाइम 0 था, समय 0 था, तो जब समय 0 था तो सिर्फ a था, x 0 था, तो उस समय x भी 0 था। x 0 था तो अब इसमें रखें log बेस e a माइनस एक्स, तो a बचेगा और kt हो जाएगा 0 और c, तो c का मान आ गया। तो c का मान समीकरण में रख दीजिए वापस। तो log बेस e a माइनस एक्स इक्वल्स टू kt माइनस log बेस e a। सो हमारा है। चलिए आगे भी देखते हैं। इसको हम साइड में रख देते हैं ताकि आपको उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए, इस क्वांटिटी को इधर ले आए तो बचेगा क्या, kt इक्वल्स टू, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा प्लस log बेस e a माइनस log बेस e a माइनस एक्स। log का टर्म है तो log बेस e a अपॉन a माइनस एक्स, ऐसा होता है भाई, डिवाइड होता है तो माइनस आ जाता ना। तो अब इस t को उधर भेज दें और log बेस e को बेस 10 में परिवर्तित कर लें। अगर ये बेस 10 होगा तो यहां उस 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो k का मान आ गया 2.303 से मल्टीप्लाई हो गया और t उधर गया तो नीचे आएगा t, log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ये रेट कांस्टेंट का वैल्यू आ गया। ठीक है, रेट कांस्टेंट का मान आ गया। अब देखिए, यहां से इस वाले समीकरण से अगर और कुछ सॉल्व करना चाहें तो देखिए क्या कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आप लिखते हो, जनरली ऐसे लिखते हो log बेस 10 की वैल्यू 1, तो इसका क्या मतलब होता है, बेस पे इतना पावर लगाओगे, इसी को ऐसे लिखा जाता है, बेस पे 10 बेस, उस पे पावर 1 लगाओगे तो ये वैल्यू आएगी। देखो, log बेस 10 100 की वैल्यू 2 होती है, तो 10 टू पावर 2 लगाओगे तो 100 आएगा, है ना। इस तरह log का टर्म लिखा जाता है। तो यहां बेस e है, बेस e पे पावर लगाएंगे kt तो ये वैल्यू आएगी। तो a अपॉन a माइनस एक्स का मान e टू द पावर kt, इसको उल्टा कर दें, a माइनस एक्स अपॉन a, तो e टू द पावर माइनस kt हो जाएगा। ठीक, अब इसको देखें, a अपॉन a 1 माइनस x अपॉन a इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस kt। ठीक, तो x अपॉन a का मान, इस 1 को उधर भेज दें तो 1 माइनस e टू द पावर माइनस kt। तो x का मान हम प्राप्त कर सकते हैं, a को उधर भेज दें, 1 माइनस e टू द पावर माइनस kt। इससे x का मान हम प्राप्त कर लेंगे। ये इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू, और ये जो प्रोडक्ट की मात्रा बनी उसका मान है। आगे बढ़ें। एक चीज और आती है इसमें, अर्ध आयु, हाफ लाइफ टाइम, इसको टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अर्ध आयु का मतलब वह समय जिसके बाद पदार्थ की आधी मात्रा ही शेष बचती है, अर्ध आयु काल कहलाती है। मतलब आधी मात्रा खत्म हो गई, सिर्फ आधी मात्रा ही शेष बची। 10 ग्राम लिया था, अगर 10 ग्राम
20 दिन बाद 5 ग्राम रह जाता है, तो 20 दिन उसकी अर्धायु हुई। तो अब इस कॉन्सेप्ट को यहां पर इस्तेमाल करें और अर्धायु काल निकालें। अगर t की जगह पर t हाफ रखेंगे तो a माइनस एक्स यानी बचा हुआ अमाउंट प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाएगा। अगर t की जगह पर t हाफ रखेंगे तो a माइनस एक्स की जगह पे a/2 रखा जाएगा। चलिए रख के देख लेते हैं। देखिए k का मान 2.303 अपॉन t हाफ लॉग बेस 10, ये प्रारंभिक मात्रा और ये अंतिम मात्रा, ये दो ऊपर चला जाएगा, a से a कट जाएगा, तो 2.303 अपॉन t हाफ इंटू लॉग बेस 10 2, और लॉग बेस 10 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। तो k का मान 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन टी हाफ, ये मल्टीप्लाई करेंगे या टी हाफ को उधर भेज दें तो टी हाफ के यहां आ जाएगा 0.6932 अपॉन के, यानी कि अर्ध आयु काल देखो पूरी तरह से नियतांक है, कांस्टेंट है। ऊपर न्यूमेरिकल वैल्यू है, नीचे के कांस्टेंट है, तो पूरी तरह से इसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है ना। और ये अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा पर निर्भर नहीं करता। अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा पर यह निर्भर नहीं करता। तो देखिए इससे जो ग्राफ बनेगा हमारे पास प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 3 ग्राफ बनाते हैं। एक पहला अभिक्रिया की दर और सांद्रता के बीच, अभिक्रिया की दर और सांद्रता के बीच। तो सांद्रता की प्रथम घाट पे अभिक्रिया की दर, भाई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है ना, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होता है। क्या बताया था मैंने कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के पर निर्भर करता है, मतलब प्रथम घात के समानुपाती होता है। तो समानुपाती होता है तो ये ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा सीधी रेखा में। ठीक, ये पहला ग्राफ। दूसरा ग्राफ इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट से निकालते हैं। यहां पे देखें t को उधर भेज दें तो kt 2.3303 को उधर भेज दें तो 2.3 kt अपॉन 2.303, और ये लॉग बेस 10 a माइनस लॉग बेस 10 a माइनस एक्स, लॉग बेस 10 a माइनस लॉग बेस 10 a माइनस एक्स इक्वल्स टू kt अपॉन 2.303। तो शेष मात्रा जो बची वो मेन है। तो लॉग बेस 10 a माइनस एक्स का मान ये हो गया लॉग बेस 10 a माइनस के टी अपॉन 2.303, ये y, ये mx और ये c। तो y इक्वल्स टू mx प्लस c से ग्राफ प्लॉट होगा। y एक्सिस पे ये मान रखेंगे लॉग बेस 10 a माइनस एक्स, और इसमें देखिए कांस्टेंट k कांस्टेंट है 2.303 कांस्टेंट, t बदल सकता है समय, तो x की जगह पर t है। और ये देखिए यहां पर नेगेटिव स्लोप है तो ये ग्राफ नेगेटिव स्लोप में जाएगा। ये जहां पे इसको इंटरसेक्ट करेगा ये c लॉग बेस 10 a, और ये यहां पे m स्लोप माइनस k अपॉन 2.303। ये देखिए ये एंगल है थीटा जो कि 90 अंश से ज्यादा है, इसीलिए नेगेटिव स्लोप में प्राप्त होगा। ये तो हुई ग्राफ, पहला ग्राफ, और ये दूसरा ग्राफ, ये इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट का ग्राफ, और ये अभिक्रिया की दर और सांद्रता के बीच ग्राफ। उसके बाद देखिए तीसरा ग्राफ भी बनाएंगे हम लोग।
देखिए तीसरा ग्राफ जो बनेगा उसमें देखिए अर्ध आयु काल और प्रारंभिक सांद्रता के बीच अर्ध आयु काल और प्रारंभिक सांद्रता कितना लिया था ए। तो प्रारंभिक सांद्रता तो हमने देखा, देखो अभिक्रिया का अर्ध आयु काल कहीं प्रारंभिक सांद्रता है इसमें नहीं है, निर्भर ही नहीं करता। तो इसका मतलब चाहे जितनी प्रारंभिक सांद्रता बढ़ा दो टी हाफ की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सीधी रेखा मिलेगी हमको ग्राफ में एक्स एक्सिस के सब पैरेलल। तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ये चीजें हैं, समझ लीजिए ध्यान से। रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला, ये रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ए जो है वो प्रारंभिक मात्रा है और a माइनस एक्स अंतिम मात्रा है, मैं बार बार बता रहा हूं। और अर्ध आयु काल का फॉर्मूला 0.6932 अपॉन के जो वहां से आप प्राप्त करेंगे ऊपर से, इसको वहां रख लेंगे, अर्ध आयु काल मिल जाएगा, है ना। ये पहला ग्राफ अभिक्रिया की दर और सांद्रता के बीच ग्राफ प्लॉट किया तो सीधी रेखा में ग्राफ मिला हमको, है ना, सीधी रेखा में, ठीक, क्योंकि ये समानुपाती होता है। देखें अभिक्रिया की दर सांद्रता के समानुपाती होता है, इसको हटाओगे के आ जाए, कांस्टेंट है, प्रथम घात पर निर्भर करता है ना। रेट कांस्टेंट से तो इस तरह ग्राफ डिक्रीजिंग स्लोप में, और अर्ध आयु काल और प्रारंभिक सांद्रता के बीच जो ग्राफ मिला वो जो है वो सीधी रेखा में मिलेगा जो कि ए पर निर्भर नहीं करेगा। तो ये हुई प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया से संबंधित कई सवाल आते हैं, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आते ही हैं, है ना। तो हम लोग किस तरह से इनका कैलकुलेशन करेंगे, कोई प्रश्न लेकर के मैं इसको सॉल्व करके करने की कोशिश करता हूं जिससे आपको समझ में आए। जैसे देखिए एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, तब इसे 80% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। एक प्रश्न है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। तो 80% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, 10 मिनट लगता है 20% पूर्ण होने में। तो जो 20% पूर्ण हो रही है 10 मिनट में, मतलब प्रारंभिक मात्रा और अंतिम मात्रा आपको प्राप्त हो जाएगा 20% से, है ना। और टाइम भी, टी की वैल्यू भी पता है, तो फॉर्मूला है रेट कांस्टेंट का 2.303 अपॉन टी की जगह 10 मिनट रख देंगे, लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। तो अगर प्रारंभिक सांद्रता a है, प्रारंभिक सांद्रता a है और a माइनस एक्स अंतिम सांद्रता है, तो देखें रेट कांस्टेंट के 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। अब 20% पूर्ण हुई है, पहले इसकी बात कर लेते हैं, है ना। तो टाइम अगर 10 मिनट लगा तो प्रारंभिक सांद्रता मान लीजिए 100 है, प्रारंभिक सांद्रता 100, तो अंतिम जो 20% पूर्ण हो गई, ठीक है। तो 20% पूर्ण हो गई तो a माइनस एक्स क्या है, बची हुई मात्रा। a प्रारंभिक मात्रा है, उसको आपने 100 माना, तो a माइनस एक्स क्या है, बची हुई मात्रा। तो कितना प्रतिशत पूर्ण हुई, 20%। तो बची कितनी है, 80% बची ना। तो अगर वो 100 मानेंगे तो ये 80 हो जाएगा। अब रख लीजिए, तो k का मान निकल आएगा 2.303 अपॉन 10 लॉग बेस 10, a जो है 100 माना है हमने और बची हुई मात्रा 80 है। तो देखें ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बता दूं। ये 2.303 अपॉन 10 को ऐसे रहने दीजिए। ये लॉग, इसको देखो ब्रैकेट में लिख लेते हैं, लॉग बेस 10 10 माइनस लॉग बेस 10 8। 10 बेस 10 10 की वैल्यू 1 और 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब। देखें 2.303 अपॉन 10 ये 1 माइनस लॉग बेस 10 2 का क्यूब। भाई 2 का क्यूब करोगे तभी 2 दूना 4 दूना 8 और log 2 की वैल्यू 0.3 और ये 3 जो है ये जो पावर लगता है वो नीचे आ जाता है, तो 3 इंटू 0.3 है 0.9, तो 2.303 अपॉन 10 1 माइनस 0.9, तो 0.1 बचा, तो 2.303 अपॉन 10 इंटू 0.1, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2.303 रहने दीजिए 10 टू द पावर माइनस 2। ये रेट कांस्टेंट का मान आ गया। कब? जब 20% अभिक्रिया पूर्ण हुई। तो कह रहा है अब बताइए अभिक्रिया की कोटि प्रथम कोटि की है ना, 80% भी पूर्ण होगा तो अभिक्रिया तो प्रथम कोटि की ही रहेगी, तो रेट कांस्टेंट का जो हमने मान निकाला वो बदलेगा नहीं। तो 80% पूर्ण होने में ए की मात्रा वही 100 मान लें और a माइनस एक्स 80% पूर्ण हो गई तो बची कितनी? 20%, तो 20 है ना। टाइम आपको यहां पे निकालना है, तो रेट कांस्टेंट का मान वही जो आया 2.303 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10, प्रारंभिक मात्रा 100 और अंतिम मात्रा 20। ये कट गया, ये भी कट गया, log 5 आ गया। ठीक है, तो ये देखें 2.303 अपॉन टी log 5 की वैल्यू होती है 0.7। तो अब ये देखिए 2.303 कट गया इधर से, है ना। तो इधर क्या बचा? इधर बचा 10 टू द पावर माइनस 2 और इधर क्या बचा? 0.7 बाई टी। तो t का मान 0.7 बाई 10 टू द पावर माइनस 2। 10 टू द पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा तो t इक्वल्स टू आ जाएगा 70 मिनट। तो 70 मिनट में 80% अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी। आ गई होगी बात समझ में? 70 मिनट में 80% अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, चलिए अच्छा एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक प्रश्न और ले लेते हैं। अभिकारक ए की, या इसी तरह का है, ये दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक, ये प्रश्न प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक 0.60 प्रति सेकंड है, 60 प्रति सेकंड है। कितने समय पश्चात इसकी सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की तुलना में कितने समय बाद इसकी सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की तुलना में 1/10 रह जाएगी। 1/10 रह जाएगी। समय निकालना है।
कितने समय बाद इसकी सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता का 1/10 रह जाएगी। समय निकालना है, के का मान दे दिया है इस बार, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, तो प्रारंभिक सांद्रता का 1/10, तो मान लिया प्रारंभिक सांद्रता A है, तो इसका 1/10, तो अंतिम मतलब A है तो A माइनस एक्स अंतिम सांद्रता है ना, तो A का 1/10 रह जाएगा ना, बचा हुआ मात्रा बता रहा है, 1/10 भाग रह जाएगा। तो K का मान 2.303 अपॉन T log बेस 10 A अपॉन A माइनस एक्स। तो यहां देखें, T का मान दिया 60 सेकेंड, K का मान 2.303 अपॉन T log बेस 10 A अपॉन A बाई 10। A से A कट गया, 10 ऊपर आ गया, log बेस 10 की वैल्यू 1। तो 2.303 अपॉन T बराबर आ गया 60। तो T बराबर क्या आया, 2.303 अपॉन 60। ठीक है, सेकेंड। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो इस तरह से प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इनको सॉल्व करना हमें सीखना होगा। एक प्रश्न और ले लेते हैं, थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल 60 मिनट है। 60 मिनट है। कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो चुका होगा? कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो चुकी होगी? समझने की बात है, अर्धायु काल दिया है 60 मिनट, तो रेट कांस्टेंट का मान आ जाएगा 0.6932 अपॉन 60। ठीक है, या इसको ये भी लिख सकते हैं, ये वैल्यू होती है 2.303 इंटू 0.3 अपॉन 60। ये पॉइंट हटाएंगे 600 आ जाएगा, और ये डिवाइड करोगे तो 200 आ जाएगा, मतलब 2.303 अपॉन 200। इसी तरह रहने देते हैं, इसको इसी तरह रहने देते हैं, सॉल्व करने में आसानी होगी। अब समय निकालना है, तो k का मान तो मिल गया 2.303 अपॉन 200, ये 2.303 अपॉन टाइम आपको निकालना है, लॉग बेस 10। 90% पूर्ण हो गई, प्रारंभिक सांद्रता A ले लीजिए, 90% पूर्ण हो गई, तो कितना बची? 10%। बताइए, 90% पूर्ण हो गई तो बची कितना? 10% बची, तो A का 10% 100। ठीक है, अरे भाई जैसे अभी हमने लिया था, जैसे A को हम अगर A को 100 ले लेते तो A माइनस एक्स को कितना लेते? 10 लेते कि नहीं लेते? ठीक है, तो वही चीज है, ये देखो ये कट जाएगा, 1 0 कट गया, तो A बाई 10 आया, 10 ऊपर चला गया, तो 2.303 अपॉन T लॉग बेस 10 10 आएगा। लॉग बेस 10 की वैल्यू 1। ठीक, तो ये 2.303, ये भी देखिए ये भी कट गया,
तो 1/200 बचा इधर और इधर बचा 1/t। तो t का मान कितना आया? 200 किसमें था? मिनट में था ना, तो मिनट। तो 200 मिनट में ये 90% पूर्ण हो जाएगी। तो अर्ध आयु काल का भी इस्तेमाल कैसे करते हैं ये भी हमने समझ लिया। आशा है आप सब लोगों को बात समझ में आई मेरी, है ना। इस पे और प्रश्न आपकी बुक में दिए हैं, एनसीईआरटी बुक में भी क्वेश्चन बहुत सारे दिए हैं, इनको हल करने का प्रयास करें। और एक क्वेश्चन अगर नहीं आता तो उसको 1-2 बार करिए, है ना, प्रयास तो करिए। नहीं आता तो मैं हूं, तब मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप प्रश्नों को हल करने का प्रयास जरूर कीजिए। 1 बार में ना आए, 2 बार में करिए, 3 बार में करिए, है ना। 3 बार अगर आप किसी प्रश्न के लिए प्रयास करते हो तो 80% प्रश्न आपको आ जाएंगे, क्योंकि प्रश्नों में कुछ रखा नहीं है, बस सेंटेंस शब्द को समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये आप इसको प्रथम कोटि की अभिक्रिया मैंने आपको समझाई पूरी। इस प्रथम कोटि की अभिक्रिया को वीडियो को ध्यान से देखें, समझें। अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें कि मुझे इस जगह पे ये प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम हो आप लिख दीजिए वहां कमेंट बॉक्स में, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। अगर पेपर पे करने लायक होगा तो पेपर पे सॉल्व कर दूंगा, नहीं तो फिर मैं समझा भी दूंगा, है ना, दोबारा से वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। इसके प्रश्न करें, एनसीईआरटी बुक के प्रश्न करें, और रेफरेंस बुक भी अगर आपके पास है, जो भी बुक है ना, वॉटेवर, उससे आप क्वेश्चन करें, है ना। ये वीडियो यहीं तक, है ना। इसके बाद हम लोग द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।